हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके नोट्स हैं चैप्टर नंबर सेकंड के, जो कि है आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये आपका क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और आपको मैं फर्स्ट चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से नोट्स की पीडीएफ से नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको नोट्स वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप क्या लिखने वाले हो ये भी तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में, या फिर एक बारी जितनी भी ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, जितनी भी लेंथी वीडियो होगी छोटी ही होगी, ठीक है। तो आप एक बारी वीडियो देख करके नोट्स समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट्स पीडीएफ से बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नोट्स की एक्सप्लेनेशन। देखिए, इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने रहन सहन के लिए अर्न करते हैं। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सामान प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। वो किसके हेल्प से, नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से, या फिर ये भी कह सकते हैं जो एक्टिविटीज डायरेक्टली बेस्ड होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर, वो किस सेक्टर में आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आती है। ओके, अब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्यों आता है, क्योंकि ये डिपेंड रहता है, एग्रीकल्चर सॉइल, रेन, सनलाइट, इन सब सोर्सेज पर डिपेंड रहता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो भी एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड रहती है वो किसके अंडर में आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आती है। अब है आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको चेंज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा अपनी यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्म में। मींस आपको जो भी यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि आपको शुगर चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आपको शुगर चाहिए तो वो किस नेचुरल प्रोडक्ट की हेल्प से मिलेगा, आपको शुगर केन से, ठीक है। और क्या करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से एग्जाम्पल से, देखिए एग्जाम्पल से ही जो ज्यादातर चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाती हैं, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन है, देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, जो एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेट करती हैं वो किसके अंडर में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आती हैं। ओके, अब थर्ड है टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर से क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है उनके डेवलपमेंट में हेल्प होती है। ओके, और टर्शरी सेक्टर को एक तरह से हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्विसेज ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सर्विसेज हैं और ये प्रोवाइड कराई जाती हैं टर्शरी सेक्टर के अंडर में। ओके, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज ही तो हैं जो किसी और को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और दूसरी टर्म से अगर समझें कि जितनी भी सर्विसेज हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो किसके अंडर में आती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंडर में आती हैं। ओके, तो अब हम एक बारी अगर कंपेयर करें इन तीनों सेक्टर्स को, तो ये तीनों इकोनॉमी को अच्छे से वर्क कराने के लिए एक प्रॉपर वे में, एफिशिएंटली यानी कि कुशलता से प्रॉपर वे में वर्क कराने के लिए ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। और अब अगर हम इन तीनों सेक्टर्स की अगर इकोनॉमी देखें तो वो किस तरीके से देखेंगे, यानी कि अगर हम सेक्टर्स की इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए आप ये 3 पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो इकोनॉमी निकालते हैं हम सेक्टर्स की, वो किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी सामान बनाया जा रहा है या फिर जो भी सामान बेचा जा रहा है, तो हर एक सामान की आपको वैल्यू इकोनॉमी के लिए ऐड नहीं करनी है, ठीक है। इकोनॉमी में वो काउंट नहीं होगी, यानी कि हर सामान की वैल्यू इकोनॉमी में काउंट नहीं होगी। लेकिन जो फाइनल में जो आपका सामान बनकर के तैयार होगा उसकी वैल्यू इकोनॉमी के लिए काउंट की जाएगी, यानी कि इकोनॉमी में इंक्लूड होगी। ओके, तो फाइनल जो आपको सामान मिल रहा है, ठीक है, उसी की वैल्यू आपको ऐड करनी है। अब ऐसा क्यों है कि फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसी की वैल्यू आपको इकोनॉमी के लिए काउंट करनी है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए
कि ये है आपका एक इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, और ये है आपका फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में क्या है, इंटरमीडिएट की भी वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है आपका, उसकी भी वैल्यू उसमें है जो फाइनल बन करके तैयार हुआ है, और आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट की भी वैल्यू ऐड कर दोगे। तो इंटरमीडिएट की तो 2 बार वैल्यू ऐड हो गई ना, तो 2 बार तो कोई भी मतलब सामान जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया है, एक ही बार किया गया है, तो एक बार की जो वैल्यू है वो फाइनल में जाके ऐड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं यानी कि जो बीच में जो भी सामान यूज किया गया है फाइनल सामान को बनाने के लिए, उसकी वैल्यू इंटरमीडिएट यानी कि जो पहले की जो वैल्यू है वो आपको ऐड नहीं करनी है, जो फाइनल में जो आपका सामान तैयार होकर के रखा गया है उसी की वैल्यू आपको ऐड करनी है, क्योंकि उसी के अंदर उस इंटरमीडिएट की वैल्यू होती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया? मीन्स अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, आपको हर एक सामान की वैल्यू ऐड नहीं करनी है इकोनॉमी के लिए, जो आपका फाइनल में बन करके तैयार हुआ है उसी की वैल्यू काउंट होगी इकोनॉमी के लिए। और इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच में आपका सामान यूज किया गया है फाइनल सामान बनाने के लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, सिर्फ फाइनल जो आपका सामान बन करके तैयार हुआ है उसी की वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट जो आपका गुड्स है उसकी वैल्यू ऐड होती है, यानी कि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी ऐड होती है इंटरमीडिएट गुड्स की। ओके, हिस्टोरिकल चेंजेस क्या आए हैं सेक्टर्स में, ठीक है, वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर पिछले 100 सालों में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सेकेंडरी से टर्शरी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर से एम्प्लॉयड हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में बहुत बड़ा पिछले 100 सालों में शिफ्ट देखने को मिला है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसकी वैल्यू को बोलते हैं? जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान। ओके, और ये किसके द्वारा निकाली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। अब समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये जो टर्शरी सेक्टर है प्रोडक्शन में, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, ठीक है, प्रोडक्शन में टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, तो ये पॉइंट वाइज आप याद कर लीजिएगा। देखिए, जो टर्शरी सेक्टर है उसमें ज़्यादातर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी कि जो डेवलप कर रही हैं, उन सब देशों में ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। उन सब देशों में टर्शरी सेक्टर सर्विसेज की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट लेती है, इसीलिए इसका इतना महत्व बढ़ रहा है। और जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए या फिर जो इंडस्ट्रीज लीड करती हैं डेवलपमेंट किसी भी देश में, उनके लिए जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड, ये सब सर्विसेज इन चीज़ों के लिए यानी कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपोर्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर का जो है इम्पोर्टेंस वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है, तो लोगों की जो डिमांड है, जैसे कि बाहर खाना खाने के लिए वो निकल जाते हैं जब उनका इनकम लेवल बढ़ जाता है, टूरिज्म के लिए निकल जाते हैं, शॉपिंग, और अपने बच्चों को क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं जब उनका इनकम लेवल बढ़ जाता है। हॉस्पिटल्स के लिए डिमांड बढ़ती जाती है जब इनकम लेवल लोगों का बढ़ता जाता है। तो इन सब की डिमांड बढ़ती है, तो ये जो जिन सब चीज़ों की भी डिमांड बढ़ रही है ये किस सेक्टर में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में आती है, ठीक है। तो इसी वजह से भी यानी कि इनकम लेवल बढ़ने से भी टर्शरी सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, यानी कि इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। और अगर हम पिछले यानी कि पिछले टाइम में अगर हम देखें, यानी कि पास्ट डिकेड यानी कि जो हमारा बीता हुआ समय है, अगर हम उसमें देखें तो कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो सर्विसेज हैं इनकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम प्रोडक्शन देखें इन सर्विसेज का, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओके, अब हम समझते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें एक ही काम को करने के लिए, यानी कि कोई भी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों को रखा गया है, और उन लोगों में से अगर कोई एब्सेंट भी हो जाता है तो प्रोडक्शन में कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है, यानी कि प्रोडक्शन बतौर प्रॉपरली होता है, ठीक है। प्रॉपरली प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में कोई भी
इशू नहीं आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन जो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंडर में काम करते हैं उनकी जो तनख्वाह होती है वो बहुत ही कम होती है और उन्हें काम पूरे दिन करना होता है, ठीक है। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं वो तनख्वाह बहुत कम लेते हैं, लेते क्या है, उन्हें तनख्वाह कम दी जाती है, ठीक है। देते नहीं, लेने के लिए तो किसी को कितना भी दे दो, बल्कि उन्हें तनख्वाह कम दी जाती है और उन्हें पूरा दिन काम करना पड़ता है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, अगर हम एजुकेशनल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें, स्कूल को सेटअप करें, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स अगर सेटअप किए जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो एजुकेशन लाइन में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। और जो बैंक कर्ज देते हैं या फिर गवर्नमेंट अगर कर्ज में लोगों की हेल्प करती है, यानी कि क्रेडिट अगर आसानी से दिया जाए और सस्ता दिया जाए, ठीक है, क्रेडिट आसानी से और सस्ता दिया जाए तो लोगों को क्या होगा, अपना छोटा बिजनेस खोलने के लिए साहस बढ़ेगा, ठीक है। अगर उन्हें कर्ज मिल जाएगा थोड़ा बहुत कहीं से भी तो उनको क्या होगा, छोटा सा बिजनेस खोलने के उनके मन में आएगा कि हम अपना कोई भी छोटा सा बिजनेस खोल लेते हैं, उससे हमारा इनकम होता रहेगा। और उनके मन में आए या ना आए, अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी एनकरेज करती है उन्हें छोटा बहुत कोई भी बिजनेस खोलने के लिए तो उनका जो इनकम है वो होता रहेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ओके, अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करते हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज में तो हेल्थ सेक्टर में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगा। ओके, और हमें टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाहिए क्योंकि टूरिज्म प्रमोट करने से भी छोटे मोटे बिजनेस जो हैं उनसे इनकम की जा सकती है, तो टूरिज्म प्रमोट करने से भी इनकम होती है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ओके, और जो छोटे स्केल पर जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट में, ठीक है, और उन्हें एनकरेज करती है अच्छे से काम करने में, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनमें भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होगा क्योंकि धीरे धीरे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अगर हेल्प होती है किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इससे क्या होगा, इनमें भी जो वर्कर्स हैं उनकी कमी आएगी, तो इससे क्या होगा, उन्हें भी और वर्कर्स चाहिए होंगे, तो वर्कर्स चाहिए होंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। समझ में आ गया आपको कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, एक है मनरेगा एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और 2005 में इसे एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि 2005 22 मार्च को ये पास हो गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। इसमें क्या है, यानी कि मनरेगा एक्ट में क्या है कि 100 दिनों के लिए, ठीक है, 100 दिनों के लिए गारंटेड जो काम दिया जाता है किसको, रूरल अनस्किल्ड लेबर को, ठीक है, उसमें ये गारंटी होती है गवर्नमेंट की कि उन्हें 100 दिनों के लिए काम दिया ही जाएगा। लेकिन उसमें एक रूल ये भी था कि 1/3 पर्सन जो है काम करने के लिए उसमें वुमेन्स को लिया जाएगा, ठीक है, वुमेन ही, यानी कि महिलाओं को ही लिया जाएगा 1/3 पर। 1/3 अगर आप समझें तो देखिए, जैसे मनरेगा एक्ट में 3 लोगों को काम दिया गया है तो 3 में से एक का महिला होना अनिवार्य है, यानी कि एक महिला को काम जरूर दिया जाएगा। ओके, तो ये मनरेगा एक्ट का रूल था। और कितने दिनों के लिए काम दिया जाता है, 100 दिनों के लिए परमानेंटली। अब समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। ओके, और इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, और जो काम करने का जो टाइमिंग है, ठीक है, काम करने का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स रहता है, मीन्स आपको इतने घंटे के लिए ही काम करना होता है। ओके, ज़्यादातर जो टाइमिंग होती है गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो जॉब्स प्रोवाइड कराती है वो 9 to 5 का टाइमिंग ज़्यादातर देखने को मिलता है। और मतलब हर किसी का सेम नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो अगर कोई 9 to 5 जॉब या फिर जो भी आवर्स फिक्स्ड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उस टाइम से ज़्यादा काम करता है, यानी कि ओवर टाइम वर्क करता है, तो उसके लिए उसको पेमेंट मिलती है एम्प्लॉयर के द्वारा उसी टाइम पे। और कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं जब कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करता है। तो देखिए, उसे पेड लीव यानी कि पेमेंट मिलती है जब भी वो छुट्टी लेता है तो, और हॉलीडेज़ यानी कि जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं उनकी भी पेमेंट मिलती है, फंड मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं,
हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देख लेते हैं। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती है और छोटे-छोटे जो फैले हुए हैं जितने भी यूनिट्स उनके द्वारा वो चलाया जाता है, छोटे-छोटे यूनिट्स के द्वारा भी, और या फिर ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ही होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कोई भी किसी को भी काम पर रख लेता है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, और इसमें जो इनकम होती है लोगों की वो बहुत कम होती है और ये रेगुलर भी नहीं होती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट में होता है लोगों के पास, ठीक है, जिसमें भी जॉब करते हैं, जिस भी पार्ट में लोग जॉब करते हैं, जैसे कि कोई टीचिंग करता है, कोई रेलवे लाइन में जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो जो जॉब है उनकी वो रेगुलर होती है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अगर अलग देखा जाए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, इसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं होती है इन जॉब्स में से, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो जॉब मिलती हैं उनमें से कभी भी किसी को भी निकाला जा सकता है, वो जॉब देने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि ओवर टाइम करने के लिए आपको जो है पेमेंट दी जाए या फिर आपको पेड लीव मिले, यानी कि अगर आप लीव लोगे तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको लीव जो मिलती है सिकनेस, यानी कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो आप क्या कर लेते हो, छुट्टी कर लेते हो, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ओके, और ये जॉब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योर नहीं होती है। ओके, तो हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखिए प्रोटेक्ट करने की कुछ मैंने पॉइंट वाइज आपको याद कराने के लिए लिखे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट वाइज मैंने ये वे लिखे हैं। ठीक है, इन वेज के द्वारा आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट अगर टाइमिंग फिक्स कर देती है कि कोई भी वर्कर है वो इतने से इतने टाइम तक वर्क करेगा, यानी कि 9 to 5 तक वर्क करेगा, इससे एक्स्ट्रा यानी कि 6 o'clock तक या 7 o'clock तक वर्क नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके, और अगर गवर्नमेंट लोन आसानी से प्रोवाइड करा देती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, तो इससे भी जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, अगर वो लोन में थोड़ी सी मदद कर देती है गवर्नमेंट। ओके, और जो बेसिक सर्विसेज हैं अगर वो अच्छे से गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है एक अच्छे लेवल पर, जैसे कि एजुकेशन अगर अच्छे लेवल पर प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा वर्कर्स का। ठीक है, और हेल्थ अगर लोगों की अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा। ओके, अगर लोग बीमार रहेंगे, काम पर जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है ना, तो बीमार रहेंगे और उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो बीमार होंगे लेकिन हेल्थ केयर जो है वो अच्छा है, इनकी हेल्थ सिस्टम जो है वो अगर अच्छा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हेल्थ केयर दी जा रही है अगर वो अच्छा होगा तो वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो अब देखते हैं हम ओनरशिप के बेस्ड पर सेक्टर्स को कितनी टर्म्स में डिवाइड किया गया है, 2 टर्म्स में, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए पब्लिक सेक्टर जो है वो असिस्ट किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है और इसमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि रेलवेज। देखिए जो टीचिंग लाइन है इसमें गवर्नमेंट टीचर भी होते हैं और प्राइवेट टीचर भी होते हैं, क्योंकि दूसरा सेक्टर कैसा है, प्राइवेट सेक्टर है। इसमें जो है इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी भी कंपनी के द्वारा जो सर्विसेज है या फिर एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए एग्जांपल है जैसे कि क्लोथिंग सेक्टर्स, यानी कि कपड़ों की जो दुकान होती है, आईटी कंपनीज होती हैं, ये सब किसके अंडर में आती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आती हैं। ओके, तो ये था आपका नोट्स। ठीक है, अब आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए और आप 1-2 बारी और रिवीजन कर लेंगे ना, और नोट्स बनाने के बाद तो आपको 1-2 बारी रिवीजन में ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको सब याद हो जाएगा। ओके, तो अब आप अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चों, और आपको अगर अदर्स चैप्टर्स के नोट्स या फिर प्रैक्टिकल्स चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको सभी नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।